हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। हमारी इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीन, मोड, मीडियन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, यानी कि संचयी बारंबारता, माध्यिका, माध्य और बहुलक को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, जो लेखपाल मैथ के नाम से बनाई गई है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया जाएगा उसका, वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम में हम ज़्यादा क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आज की वीडियो में हम करेंगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस, कि उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चंस के लिए हम अगली वीडियो, एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक। और वीडियो को आपको देखना है एंड तक, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैं आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ भी समझा देता हूँ। नंबर सिस्टम में जो सबसे बेसिक जो होता है वो है रेशनल नंबर, इंटीजर, होल, नेचुरल, जैसे कि आप ये वाले पोर्शन में देख रहे हैं। ठीक है। और ये सब होते क्या हैं, जैसे कि अगर हम इसमें देखें, ये देखो रेशनल नंबर वाला ये वाला है साइड है, तो इसके अंदर अगर हमें देखें तो क्या दिख रहा है, 1/3, 0.22, 1/5, और आगे -2.768, -1/11, ये सारा का सारा आपको डेटा दिख रहा है। ये क्या है, सब रेशनल नंबर है। तो एक चीज़ हमें पता लगी कि अगर पॉइंट में है, ठीक है, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस से मतलब नहीं, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में हो, यानी कि P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ पर Q हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक, या फिर पॉइंट में हो, डेसिमल जिसको हम बोलते हैं, दशमलव, उसमें हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम यहीं पे इंटीजर देखें तो इंटीजर देखो, ये क्या है, पूरा का पूरा नंबर, ठीक है, ना तो वो पॉइंट में है, ना ही वो किसमें, P/Q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन में है। ठीक है, माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है, तो वो इंटीजर नंबर कहलाता है। ठीक है। होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेके 9 तक जो होते हैं नंबर, वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। ठीक है। और फिर बात करें अगर नेचुरल नंबर की, तो जीरो अगर हटा दें हम, यानी कि 1 से लेके 9 तक, वो क्या है, वो नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है। यहीं पे आपको साइड में एक थोड़ा सा दिख रहा है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है, जो रूट में हो, या पाई में हो, या फिर मतलब एक ऐसा नंबर रूट के अंदर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो। ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक। तो अभी इतना चीज़ हमने समझ ली है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, आप नाइन्थ टेंथ में, नाइन्थ से ये स्टार्ट हो जाता है, ये नाइन्थ एट्थ से। ठीक है। चलिए फिर आगे और बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है वो है सम संख्याएं और विषम संख्याएं, यानी कि अगर हम सम की बात करें तो सम को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन, और विषम की बात करें तो विषम को बोलते हैं ऑड। ठीक है। तो ये आपको पता होंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, या फिर 0, ये किसके यूनिट डिजिट में अगर हो, तो ये सारी की सारी सम या इवन संख्याएं बोलते हैं। या फिर 1, 3, 5, 7, 9, ये यूनिट डिजिट में हो किसी के, तो वो सारी की सारी ऑड होंगी। जैसे 11 क्या हो गया, हमने देखा 1 यूनिट डिजिट में है, तो ये ऑड संख्या हो गई। ठीक है। 25 हमने देखा, 5 जो है वो यूनिट डिजिट में है, डेट मीन ये ऑड नंबर है। ठीक है। हमने देखा 6, 26, तो ये क्या है, 6 यूनिट डिजिट में है, डेट मीन ये इवन नंबर हो गया। ठीक, क्लियर। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये। इसके बाद अगर हम बात करें स्क्वायर की, पूर्ण स्क्वायर, तो अगर हम देखें 4, 9, 16, 25, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना आएगा, 2, 3, और इसका 4, इसका 5। ठीक है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ये 4, 9, 16 और 25, इनको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है। और अगर हम बात करें पूर्ण घन संख्याओं की, तो 27,
8, 64, 125, यानी कि ये 2 का घन है क्यूब, और ये 3 का घन है यानी कि क्यूब, 4 का, और ये 5 का। तो ये नंबर क्या होते हैं? पूर्ण घन संख्याएं हैं। ठीक है, वे संख्याएं मतलब जिनके घनमूल पूर्ण होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ये। फिर इसके बाद आता है, इंपॉर्टेंट है ये, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर की बात करें हम, और कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्याओं की। तो इसमें अगर हम देखें प्राइम नंबर में, तो मतलब प्राइम नंबर की परिभाषा ये होती है कि जो नंबर खुद से या वन से यानी कि एक से कटे वो प्राइम नंबर होता है, किसी और से नहीं कटना चाहिए। जैसे अगर टू की बात करें तो टू एक ऐसा एकमात्र प्राइम नंबर है, और इवन नंबर भी है। वैसे ये जो इवन नंबर होते हैं सब नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होते, बट टू है। ठीक है, क्योंकि टू को केवल टू काट सकता है या फिर वन काट सकता है। ठीक है, बात करें 11 की, तो 11 को कोई भी नंबर नहीं काट सकता, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो नंबर खुद से कटे या वन से कटे वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है या अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या है तो ये सारी की सारी हैं। ठीक है, इवन नंबर सारे के सारे भाज्य होंगे टू को छोड़कर। ठीक है, टू को छोड़कर सारे के सारे भाज्य होंगे। आप कोई भी देख लो, 100 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा। ठीक, और एक जो है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ना तो भाज्य है या फिर अभाज्य है। ठीक, इसको अब मैं रफ कर देता हूँ। चलिए फिर अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या में, मतलब अगर हमें पता कर कैसे करें। जैसे कोई संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसका कैसे पता करें कि वो भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप उसका यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि ये संख्या अभाज्य है कि नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। और ये केवल 5 या उससे बड़ी संख्या के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 5 या उससे बड़ी संख्या के लिए, यानी कि पी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 24 से। अगर ऐसा है तो वो भाज्य है, अदरवाइज ठीक है, सॉरी, अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको चेक करके क्या ऐसा होगा। 7 नंबर ले लेते हैं, 5 से 7 बड़ा भी है, और हमें पता भी है कि ये अभाज्य नंबर है। तो देखते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस वन अपॉन 24, यानी कि ये हो गया 48 अपॉन 24 2। डेट मीन 7 जो है वो एक अभाज्य नंबर है। ठीक है, लेते हैं, यानी कि 45 का अगर हम देखें, ठीक है, तो 45 हमें पता है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 9 से और 5 से और 3 से भी कट रही है, 15 से भी कटेगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको। अगर ये नहीं कटता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 45 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन 24, और 45 का स्क्वायर यानी कि 25 और 5 का 20। ठीक है, 24 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये आएगा आपका 84.33, यानी कि ये पूरा का पूरा नहीं कट रहा है। 84 आपका आएगा, बाकी कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर हमारा कटना चाहिए था, ये कटा नहीं। ठीक, एक नंबर और लेके देखते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नंबर कोई सा भी हम ले सकते हैं। ठीक, कौन सा लें आप बताएं? 19 ले लीजिए। ठीक है, 19 हमें पता है कि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर है। तो 19 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन 24, और 19 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 361 माइनस वन अपॉन 24। ये हो जाएगा 360 अपॉन 24, और ये आपका 15 आएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 15 आएगा, यानी कि पूरा का पूरा करिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। डेट मीन कि ये एक प्राइम नंबर है। कि आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर हमें कैसे चेक करना है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर जब होते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है। छोटे नंबर तो हमें सब पता है कि ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है।
हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं, लेकिन बड़े नंबर को कहाँ तक करें डिवाइड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 5 या इससे बड़ी के लिए, ठीक है, छोटी के लिए नहीं, 5 या उससे बड़ी के लिए अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें, ठीक है, नंबर को 6 से डिवाइड करें, तो हमेशा क्या आएगा, यानी कि मान लो कि ये 7 ही है, ठीक है, इसको 6 से डिवाइड करना है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 या फिर 5 आएगा। यहाँ पर इनकेस हमें क्या बच रहा है, देखो 1 बच रहा है। अगर हम 11 को डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ये आएगा, आप कोई सा नंबर चेक कर लीजिए, 19 ले लो, ठीक है, 6 3 18, एक ही तो बचा रिमाइंडर, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर ले लो, 43, 6 7 42, ठीक है, तो एक ही बचा यहाँ भी रिमाइंडर। तो हमेशा क्या आएगा, आपको ध्यान रखना है, अगर 6 से आप चेक कर रहे हैं, वो तो 24 से तो पूरा कटेगा, बट 6 से क्या होगा, हमेशा आपको इसको यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना है, ना माइनस करना है कुछ, सीधे उस नंबर को डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है क्या है, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा, 1 और 5 आएगा, ठीक है। तो ये अपना नोट कर लीजिए आप कि ये बचेगा तो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अब। चलें फिर आगे बात करेंगे हम रिकरिंग नंबर या फिर आवर्ती संख्या जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपने नंबर देखे होंगे कुछ इस तरीके से लिखे हुए, ये ऊपर मोड लगा होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि ये जिस पे लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये रिपीट हो रहा है नंबर, यानी कि बार बार यही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसी को हम आवर्ती संख्या या फिर रिकरिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती संख्या या फिर रिकरिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इनको कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आप मान के चलो, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो सपोज यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप इसको x मान लो, ठीक है, 0.0333, ठीक है। अच्छा, ये कि 0 है, ठीक है, आप कितने भी ले सकते हैं, ठीक। और इसमें अब हम क्या करेंगे, ये हमें पता है, अच्छा जितने पे हो, ठीक है। तो एक पे है यहाँ पर, यानी कि एक जीरो, 1 के साथ एक जीरो, अगर 2 पे होता तो दो दो जीरो लग जाता है, ठीक है। तो एक पे है तो इसका मतलब 10 से हमें क्या करनी है, दोनों तरफ गुणा करनी है। तो ये हो गया 10x, ठीक है, और ये हो गया 3.3333, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है इसके बाद, ऐसा पार्ट हमको ये दिख रहा है, ठीक है, इसको हम अलग कर सकते हैं, 3 प्लस ये भी लिख सकते हैं 0.333, ठीक है। तो अब ये मैंने देखा, ये मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में, इसको x माना था, ठीक है। तो मैं इसकी जगह x पुट कर सकता हूँ, ठीक है, 10x। अब ये x जब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 9x इज इक्वल टू 3 आएगा, और x इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेप अच्छा मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 3/9, ठीक है, 3 × 3 3 3 9, यानी कि 1/3। तो आंसर क्या होगा हमारा, 1/3, यानी कि इस 0.3 मॉड का मतलब है कि 1/3 होगा, या फिर ये रिकरिंग नंबर है, इसका आवर्ती संख्या जो है इसका मतलब क्या है, 1/3 है, ठीक है। एक दूसरा तरीका है, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, 3 आपने ऊपर लिखा, अब जितने पर मॉड हो उसकी जगह आप 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 × 3 3 3 9, 1/3 आपको यहाँ से भी आंसर मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ताकि और समझ में आए, या फिर इसका दूसरा टाइप भी हम देखेंगे कि अगर नंबर ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें मिलेगा 2.35, ठीक है, एक मिनट। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2.35 और 35 के ऊपर हमारा
जो है वो मोड लगा होगा। तो अब इसको कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से जो बताया वो मैं बताऊंगा आपको। x इज इक्वल टू आपको क्या मान लेना है, 3 5, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है तो 3 5 हम एक दो बार लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको x मान लिया। मैंने आपको बताया जितने पे मोड हो उतने जीरो बढ़ा देना एक के साथ, यानी कि यहाँ पर 2 पे मोड है तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हमें दोनों साइड करनी है। तो ये तो हो गया 100x और ये हो गया हमारा 235.35, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने क्या माना था x को, हमने x को माना था ये, ठीक है। तो हमने x को ये मान लिया। तो अब हमें यही रूप यहाँ पर लेके आना है। तो हमें कितना माइनस करना होगा, यहाँ से 2 माइनस कर दें, यानी कि 233 लिख लें इसको, और प्लस 2 पॉइंट, इसको ये लिख सकते हैं 235.35 को हम ये लिख सकते हैं 233 प्लस 2.35, ठीक है। तो अब हमें यही पार्ट मिल गया, तो इसकी जगह हम x रख देंगे, ठीक है। और ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 233, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 233/99, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने आपको दूसरा जो तरीका बताया था वो क्या था कि जितनों पे मोड है उतनी की जगह 99, ये पूरा का पूरा नंबर हमने लिख लिया 235, ठीक है। अब हमें माइनस वो वाला नंबर करना है जिस पर मोड नहीं है, तो 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 233/99, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और ऑप्शन देखते हैं, 4 पॉइंट आपको दे रखा है 8888, डेट मीन क्या है कि 4 पे हमें बार लगाना है, ठीक है। मोड जिसको बोलते हैं, बार लगा दिया हमने, ठीक। तो इसको अगर हम करें तो कैसे करेंगे, 48, मैंने बोला जो जिस पे बार ना हो, मोड ना हो, उसको हम माइनस कर देंगे और नीचे जितने पे बार होगा यानी कि 9 उतने ही लेंगे हम। तो एक पे है तो एक 9, तो 44/9 जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आप ये मान के चलें कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा लेखपाल में, ठीक है। तो आपसे नहीं छूटना चाहिए ऐसा क्वेश्चन जो भी आए, ठीक है। अब बढ़ेंगे अपने दूसरी तरफ, दूसरे मूव में। अब आता है हमारा भाजकता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, आई थिंक मैंने उसके लिए एक वीडियो और बनाई थी, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप वो उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा नंबर किस तरीके से कटेगा, ठीक है। तो वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो जाए तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो गाइज अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक, ये वाला पॉइंट जो है हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। मतलब एक क्वेश्चन मान लो कि ये दे दिया, मैं आपको क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, 48, 24, 18, 55 और 60, और बोला जाए कि आपसे कि इसमें कितने ज़ीरो आएंगे, यानी कि इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इस सब की मल्टीप्लाई करने के बाद ज़ीरो की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो होता है वो हमें देखना होता है 2 की पावर पे, ठीक है, और 5 की पावर पे, ठीक है। जिसकी पावर कम होगी इन दोनों में से उतने ज़ीरो आएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं 48 में, तो 48 में 2 की पावर क्या होगा, 4 होगा और 3 होगा, यानी कि 16 3 48 होते हैं। तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसको 3 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 2 की पावर 3, ठीक है, और 3, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 3 24, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 होता है, 3 की पावर 2 होता है 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो केवल एक 5 मिल सकता है और एक 11 मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 की पावर 2, 4 3 12 और 5 60, ये सारा मिल गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में आपको पता ही है कि पावर जो है वो ऐड होती है, तो एक पावर यहाँ है एक यहाँ है,
तो 5 की पावर अगर मैं बात करूं तो कितनी है, 2 है। ठीक है, और 2 की पावर की अगर हम बात करें तो 4 3 7 7 1 8 8 2 2 10, तो 2 की पावर होगी 10। ठीक है, मैंने बताया कि इन दोनों में से जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो होंगे। तो इसकी पावर 5 की पावर 2 है, यानी कि 2 जीरो आपके इस क्वेश्चन में आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आपको लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, बाकी कोई नंबर होगा, यहाँ पर 2 जीरो ऐसे लिखे होंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अच्छा, ये ऐसा है क्यों? क्योंकि जो हमें जीरो मिलता है वो 2 और 5 से ही मिलता है। 2 पंजा 10। ठीक है, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो जीरो थोड़ी ना मिलेगा, तब हमें क्या मिल रहा है, यूनिट रेट में 2 मिल रहा है। तो हमें 2 और 5 का जो पेयर है वो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि 2 और 5 का पेयर जो है, प्रोडक्ट जो है वो हमें जीरो देता है। ठीक, आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है कि प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको बताता हूं मैं किस तरीके से वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया था 18 की पावर 14, 27 की पावर 3 मल्टीप्लाई 81 की पावर 3 और 24 की पावर 3। ठीक है, और आपको बोला जाए कि इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, या प्राइम फैक्टर, मैं लिख देता हूं यहां पर, अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें हमें कैसे फाइंड करें, तो पहले तो हमें इनको सबको फैक्टराइज करना होगा। यानी कि अगर मैं 18 की पावर 4 को फैक्टराइज करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2 और पावर में 4 है। और 27 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 3 की पावर 3 और ये बाहर 3 है। ये हो जाएगा 81 3 की पावर 4 और ऊपर कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 24। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसका ब्रैकेट को खोल दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर, अच्छा अब ये क्या होगा, ये ब्रैकेट खोलने के बाद इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 3 9। ठीक है, 4 3 12 और 9। ठीक है, अब ये हो गई। अब मैंने आपको बताया कि पावर जो है अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर अगर हम देखें तो 4 और 9 कितनी होगी, 13, और 3 की कितनी होगी, 8 9 17 20 29 29 और 3 32। ठीक है, तो अब हमारा जो निकल के आया लास्ट में 2 की पावर 13 मल्टीप्लाई 3 की पावर 32, और हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम जो पावर होती है उसको ऐड कर देंगे, वही हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कि 45 जो है वो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, साथ के साथ इसको नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। और अगर आपने नोट ना किया हो तो आप वीडियो को पीछे करके या पॉज करके इस सब को नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब डिवीज़र की। ठीक है, हमें अगर डिवीज़र फाइंड करना हो यानी कि विभाजकों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो तब हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 24, छोटा ही नंबर ले लेते हैं। ठीक है, बस समझाने के लिए आपको। तो 24 में मतलब विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या से मतलब ये है कि 24 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, हमको ये मिलेगा क्योंकि 2 की पावर 3 मिलता है 8 और 3 की पावर 1 मतलब 3, 8 3 24। ठीक है, फैक्टराइजेशन मैं बता दूं अगर आपको नहीं पता हो तो 2 की पावर 2 से काटेंगे, मतलब छोटे से छोटे नंबर से काटते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से काटते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने दो मिले, 3 मिले, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 कितने मिले, 1 मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये निकल के आया। ठीक, तो अब क्या करना है, ठीक है,
ये हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद आपको करना क्या होगा, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, पावर है जो उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, ये क्या मिला 4 और ये क्या मिला 2 मिला, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, इसमें जो विभाजक है यानी कि जो इसको नंबर डिवाइड करने वाले हैं वो कितने हैं 8 हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे 8 होंगे। देखो 24 से डिवाइड होगा ये सबसे पहले खुद से ही, मतलब फिर उसके बाद 12 से होगा डिवाइड। ठीक है, 12 दूनी 24 होते हैं। फिर 8 से होगा, 8 तियाँ 24 होते हैं। फिर 6 से होगा, 6 चौक 24 होते हैं। फिर 4 से होगा, 4 तियाँ 4 छंग 24 होते हैं। और फिर 3 से होगा, 3 अट्ठे 24 होते हैं। फिर 2 से होगा, 2 बारह में 24 होते हैं। और 1 से होगा। ठीक है, अब इसको आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितना आया निकल के 8 आया निकल के। तो बस यही हमको निकालना होता है विभाजक जो है कि कितने नंबर इसको काट सकते हैं। तो वो हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये इसकी पावर, मतलब सबसे पहले तो हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद यानी कि गुणनखंड करने के बाद उनकी जो पावर आएगी उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये तो 2 नंबर का था क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 आए। अगर नंबर थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लो कि नंबर हमारे पास 1395 है। ठीक है, 1395 के बाद हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 31 की पावर 1। मैंने बताया कि आपको जो पावर है उसमें क्या करना है, आपको 1 ऐड करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 2 और 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो जो इसके फैक्टर होंगे यानी कि जो इसको डिवाइड करने वाले नंबर होंगे वो कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसको हटा देता हूं मैं। चलिए ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 60। तो 60 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा 30 15। ठीक है, तो 2 की पावर हमको 2 मिला। ठीक है, 3 की पावर 1 मिला और 5 की पावर 1 मिला। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपको करना क्या है, पावर में 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 नंबर ऐसे होंगे जो इसको 60 को डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट केस की तरफ। यूनिट डिजिट या फिर इकाई का नंबर फाइंड करना। ठीक है, यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी होगी, यूनिट डिजिट का मतलब है जो आखिरी नंबर होता है, मतलब यूनिट इकाई का नंबर। ठीक है, जैसे हम ये कोई नंबर लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट या फिर इकाई। हम ऐसी तो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, या फिर यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस। ठीक है, इस तरीके से तो पढ़ते हैं। तो हमको ये नंबर पूछा जाता है कि ये इकाई का अंक क्या होगा, इसमें ये बताइए। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करें। ठीक, अब यहाँ दे रखा है 49 की पावर 51। तो हमको करना क्या है, इस पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो हमको लास्ट वाले नंबर यानी कि यूनिट डिजिट पे, यूनिट वाले नंबर पे चढ़ा देनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 1248 यानी कि 3 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, और 3 बचेगा तो इसका मतलब हमको क्या करना है 9 गुणा 9 गुणा। यहाँ से अगर आपको क्यूब नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं 9 9 81। ठीक है, आपको तो यूनिट डेट चाहिए तो 1 ले लेंगे, फिर 9 की और 1 की गुणा करेंगे तो 9। तो इसका यूनिट डेट क्या आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, मैं बारी बारी आपको, इसमें 4 केस है, एक केस हमारा हो गया जिसमें पावर 3 आई। पावर 1 2 3 और 4 ये पावर आएंगी आपकी हमेशा। इसका मैं सारा बता देता हूँ कब कैसे होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास ये है। ठीक है, और ये हमारे पास पावर दे रखी है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, अगला केस अगर हम देखें
तो 3 वाला हो गया, ठीक है। तो अगर हम पावर 2 ले लें, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 42 पावर ली हमने, तो यहाँ पर 5 की पावर 2 मिलेगा, यानी कि 25, और 25 के यूनिट डेट क्या होगी, 5, ठीक है। अब जो सबसे मेन है, यानी कि फोर्थ वाला केस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ वाला केस थोड़ा सा मतलब मेन है, वो आप इसको ध्यान से देखना। मतलब कोई भी नंबर ले लिया हमने 6 8, और इसकी पावर यहाँ पर 44 दे रखी है, तो अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर एक तरीके से चल रिमाइंडर यहाँ 0 लिख लो, ठीक है, 4 मत लिखो, 4 आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 एकम 4 4 एकम 4 पूरा का पूरा कट रहा है। तो हमको तो यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमने यूनिट डिजिट निकाल ली यहाँ से 8, और 8 पे जब मैंने बताया जो रिमाइंडर होता है वो पावर लगाते हैं, तो हम पावर 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है, पावर हम 4 लगाएंगे। जब रिमाइंडर हमारा 0 होगा तब हम पावर कितनी लगाएंगे, 4, ठीक है। और पावर 4 का मतलब है 64, मतलब 64, या फिर आप ऐसे समझिए 8 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, 8 की पावर 2। वो इसलिए क्या किया, इसलिए किया क्योंकि 8 की पावर 4 आपको ज़्यादातर याद नहीं होगी, कुछ को याद होगी अच्छी बात है, बट किसी किसी को याद नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने से क्या होगा, 8 का स्क्वायर तो आपको पता है, यानी कि 64 कह सकते हैं आप, और 64 कह सकते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट चाहिए हमें, तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 16। इससे मतलब नहीं रहा, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, यानी कि 6, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, वो 6 होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, और शेषफल ज्ञात करना हमें है, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो मैंने रफ कर दिया है, आपने अगर नोट ना किया हो तो आप वीडियो को पीछे करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आता है भाजक, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो होता है, ठीक है, ये हमारा ये क्या होता है, भाज्य होता है यहाँ, ठीक है। और ये ऐसा ही आप मतलब डिट्टो दिमाग में उतार लीजिए, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पर जो होता है, सॉरी, ये होता है हमारा भाजक, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट, सॉरी, डिवीजर। और यहाँ पर भाज्य होता है, यानी कि जिसको हम भाग देते हैं, ठीक है, यानी कि डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। ये हमारा भागफल होता है, ठीक है, यानी कि क्वोशंट जिसको बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर जब ये हम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, शेषफल या फिर रिमाइंडर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही फिट कर लीजिए बिल्कुल माइंड में, ठीक है। कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो होता है उसको हम भाजक बोलते हैं या डिवीजर, यहाँ पर जो होता है उसको भाज्य या फिर डिविडेंड बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं यहाँ पर जो होता है, या फिर क्वोशंट, और जो लास्ट में बचता है उसको शेषफल या फिर रिमाइंडर। अब होता क्या है, देखो भैया, इन अगर हमें भाज्य निकालना हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, भाजक गुणा भागफल, ठीक है, प्लस ये जो रिमाइंडर होता है, यानी कि शेषफल, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, अगर हमारा 7 ये है और 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या बचता है, एक रिमाइंडर ही बचता है, ठीक है। अगर वापस मुझे भाज्य चाहिए, तो अब हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, वो हमें इन चार, ये हमारे पास 4 टर्म है, ठीक है, 4 में से एक टर्म मिस कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका मतलब ये चीज़ बताइए, ठीक है। मान लो कि अगर उसने ये मिटा दिया, आपको बोला कि जो भाज्य है वो 7 है, भाजक जो है वो 2 है, और शेषफल 1 है, तो फिर हमें भागफल बताओ। तो आपको पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होती थी, प्लस ये ऐड होता था, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको x मान लूँ, तो 2x प्लस 1 बराबर 7, ये तो आता था भाज्य, ठीक है। तो इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 3 आया,
ठीक है, 3 तो था, 2 3 6 करते हैं हम। ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल, और उसे समझेंगे। मान लो उसने कह दिया कि भैया आपका जो भागफल है वो 32 है, और शेषफल जो है वो 5 है, और जो भाजक है, ठीक है, या फिर भाज्य मान लो, भाज्य मान लो, भाज्य है 55। ठीक है, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो फिर आपका उसने पूछ लिया कि भाजक क्या होगा। तो आपको ये फार्मूला है, वैसे तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इसने भागफल दे रखा है 32, ठीक, शेषफल 5 दे रखा है, और भाज्य जो है 55 है। तो हमें तो पता है इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें ये मिलेगा भाज्य। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 55 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको मान लो कि ये x है अभी, तो 32x प्लस 5, अब ये 5 इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, यानी कि 50, 32x, तो x बराबर 50 अपॉन 32 और 25 अपॉन 60, ये आपका जो होगा भाजक होगा। ठीक है, वो चीज़ अलग है, हमने क्वेश्चन बनाया है वो फ्रैक्शन में आया है, तो हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में भी हो भाजक आपका, या फिर किसी में भी हो। तो आंसर क्या होगा फिर 25/16। ठीक है, तो मेन मुद्दा है कि आपको समझाने का कि किस तरीके से आपको निकालना है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको एक चीज़ 4 में से मिस कर दी जाएगी और वो चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना है, तो इसको याद कर लो, या फिर ये ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ होती है, और इसको इस तरीके से रखो और उसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब आखिरी मोड़ पर हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये तो वैसा हो गया, ठीक है, अब आपको वो उसमें फ्रैक्शन में भी दे सकता है, और वो पूछेगा कि शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास क्वेश्चन है ऐसा, 74 की पावर 53/73, और इसमें आपका पूछ ले कि वो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है बेस अपना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं नीचे, सॉरी बेस नहीं, नीचे वाला पार्ट जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, या फिर हर बोलते हैं हिंदी में, और जो अंश है यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, उसको देखना है। ये देखो एक ज़्यादा है, ठीक है, 73 से 74 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 73 प्लस 1 की पावर 53/73, ये लिख सकते हैं। अब जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 73 की पावर 53 हो जाएगा अपॉन 73, प्लस 1 की पावर 53 अपॉन 73। ठीक है, ये तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलना, जीरो रिमाइंडर मिलना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर 1 ही बचा है, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो शेषफल कितना हो गया इसका, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको ये सब नहीं करना है बार बार, आपको देखना है कि नंबर जो है आपका नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज़्यादा है, तो रिमाइंडर भी हमारा क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ेंगे, आपको दूसरा केस मिल सकता है। अब वो केस क्या होगा, जैसे मान लो कि आपको केस मिला है यही, मान लो ऊपर तो लिखा है 71 लिखा है। ठीक है, पावर कुछ भी लिख दो, 104 लिख दो, ठीक है, डजेंट मैटर। और नीचे जो है वो क्या लिखा है, 72 लिखा है। ठीक है, अब वो पूछे आपसे कि, ठीक है, हाँ, अब वो पूछे कि इसमें क्या होगा, तो आपको देखना है, यहाँ अभी देखा तुमने कि ऊपर वाला जो है एक ज़्यादा था, अब नीचे वाला क्या है, एक ज़्यादा है, तब तब क्या होगा, तब भी आपको क्या करना है, ये इसको हम लिख सकते हैं 72 की पावर माइनस 104 अपॉन 72। ठीक है, ये तो कट जाएगा आपका, जो भी 104 है पावर 72 -1, 104 और 72। ठीक है,
तो यहाँ तो 0 मिला और यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला आपको, -1। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, यहाँ पर जो पावर है वो हमारी क्या है, सम है। ठीक है, अगर हमारी पावर यहाँ पर विषम होती तब कुछ और ही होता। ठीक है, देख लेते हैं। चौवन बटा 53 लिखा है और पावर यहाँ पर 39 दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी 52, यहाँ 52 लिख लो, 52 52। तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 53 - 1 अपॉन 53, और ये पावर में हम 39 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम 53 पावर 39, 53 -1 की पावर 39, 53, ये तो कट जाएगा। लेकिन फिर से पावर हमारे यहाँ -1 बच रहा है रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पावर विषम है। ठीक है, तो विषम है, अब हम क्या करेंगे, ये रिमाइंडर जो है -1, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिवीजर में से माइनस कर देंगे, यानी कि 53 - 1 = 53। तो रिमाइंडर जो होगा हमारा क्या होगा, 52 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये जो पावर है वो अगर ऑड यानी कि विषम हो तब वो माइनस हो जाएगा 1, किस में से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर से। ठीक है, अगर इवन है तो हम 1 ही आएगा आंसर हमारा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक दो बातें और हैं, फिर हम वीडियो को अब ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का। ठीक है, लगभग 42-43 मिनट की हो चुकी है वीडियो, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है गाइज, आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब प्राकृतिक संख्या को योगफल जैसे कि आपको ये दे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये आपका चला हो, मतलब मान लो कहीं तक चला हो, ये एन तक चल गया। ठीक है, तब क्या करेंगे, इनका ऐड कैसे करेंगे, तो हम इनका ऐड करेंगे n+1/2। ठीक है, सपोज करो कि आप, उसने बोल दिया आपसे, क्वेश्चन बोल दिया कि आपको 1 से लेकर 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो आपके पास क्या है, 100 है, यानी कि nth नंबर क्या है, 100 है, तो 100 और 100 + 1 यानी कि 101 / 2। तो इनका जो सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का, वो 5050 आएगा। ठीक है, अगला जो होता है वो ये है वर्गों का योग। ठीक है, मान लो कि आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, और कहाँ तक करना है, n स्क्वायर तक, जहाँ तक वो बोले वहाँ तक करवा देना। तो आपको क्या करना है, n+1 to n+1, ठीक है, अपॉन 6। मान लो कि आपको उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको 1 से लेके 50 तक के वर्गों का योग बताओ। ठीक है, तब क्या करेंगे आप, आपको n टर्म मिल चुकी है, यानी कि 50 है, तो 50, और यहाँ पर कितना होगा, 50 + 1 यानी कि 51, और ये कितना होगा, 100 और 101, अपॉन में 6 है। ठीक है, ये 6 है। अब इसको काट लेंगे हम। ठीक है, तो 2 3 6, तो 25 और 17। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर का यूज़ करके। ये आएगी 42,925। ठीक है, अगला दूसरा जो होता है वो मतलब क्या होता है, इनके घनों का योग पूछ लेता है। ठीक है, मान लो कि उसने बोल दिया कि घनों का ऐसे लिखा होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और ये n तक चलेगा। तब अब क्या करना है, n+1 का, अच्छा इस पूरे का होल स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, n+1, अच्छा पूरे, एक मिनट, ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मान लो कि उसने यही बोल दिया कि 1 से लेके 10 तक का, 1 से 10 तक के घनों का योग बताओ, यानी कि क्यूब।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन टर्म मिल चुकी है 10 हमें, 10 लिखेंगे यहाँ पर, और 10 प्लस 1, ठीक है, यानी कि हो गया 11, और इसका हो स्क्वायर, 2 पंजे 10 यानी कि 11 पंजे 55, और 55 का स्क्वायर यानी कि 25, और 6 पंजे 30, 3025 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अब पूछता है कि सम, ठीक है, सम या इवन नंबर का योग बताओ। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन प्लस 1। ठीक है, सपोज करो उसने बोला कि क्वेश्चन बोला उसने 1 से 100 तक के सम या इवन संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, तो हमें उसने बोला 1 से लेकर 100 तक के इवन नंबर का योग बताओ। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक में इवन नंबर कितने आएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि भैया एक ऑड होता है, एक इवन होता है, एक ऑड होता है, एक इवन होता है। डेट मीन के आधे हो गए भाई, 50 नंबर हो गए। ठीक है, 2 होगा, 4 होगा, ऐसे काउंट करेंगे 100 तक। ठीक है, 100 नंबर भी हमें लेना है, तो 50 नंबर हो गए, तो 50 और 50 प्लस 1 यानी कि 51। ठीक है, तो 0, 5 और 25, 2550 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो पूछता है कि ऑड नंबर का बताओ, यानी कि विषम। ठीक है, तो विषम के लिए हमें क्या करना होता है, एन स्क्वायर। मान लो सपोज इसी क्वेश्चन में वो बोलते कि ऑड नंबर या फिर विषम नंबर का योग बताओ, तो हमें पता है 50 होता है, 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500। तो जो विषम नंबर है उनका योग करेंगे हम तो 2500 मिलेगा। आप कैलकुलेटर से यूज करके अब चेक भी कर सकते हैं। छोटा नंबर ले लीजिए आप कोई भी, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक में देख लीजिए, तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या क्या, 1, 3 और 5, 7 और 9। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक यही तो आएंगे 5, तो ये कितना होगा, 4, 4, 5, 9, 9, 18, 18, 7, 25। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला सही है। ठीक, छोटे नंबर से लेकर हमेशा आप अगर कभी मिस भी कर जाए, फार्मूला याद ना रहे, तो आप छोटा नंबर ले लीजिए कोई भी। ठीक है, 10, 15, 20, 25 तक, और उसको आप रख के देखिए। ठीक है, तुरंत आपके दिमाग में फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। ऐसे ही फिर अब ज़्यादा कुछ रहे नहीं है। ठीक है, अब इसमें बोल दे कि सम वर्गों का योग बताओ। ठीक है, हमने अभी तक तो जो पिछला पढ़ा था वो प्राकृतिक संख्या, यानी कि सभी ये जो वर्ग कंटिन्यू चल रहे हो उसमें। अब इसमें बोल रहा है कि सम वाले जो इवन नंबर वाले हो, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो इवन नंबर हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो, उसका अगर योग करने का बोले तो क्या बोलेगा, ये एन तक चल रहा है। ठीक है, तो एन, एन प्लस 1 और एन प्लस 2, ठीक है, अपॉन 6। ठीक है, सारा का सारा फार्मूला जो है पिछला वाला सेम है, बस यहाँ पर क्या हुआ है, 2n से n हो गया है, यहाँ प्लस 1 की जगह प्लस 2 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही वो विषम का बोल दे तो विषम का यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही n तक चलेगा। तो हमें क्या करना है, n, n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6, यानी कि फार्मूला दोनों के लिए सेम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि 3 क्रमागत यानी कि सक्सेसिव नंबर जिनको बोलते हैं, संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमेशा क्या होगा, सदैव 6 से विभाजित होगा। मान लो कि 5, 6, 7 नंबर है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं वैसे, इकट्ठा करने की, हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से 6 कट गया, 35 आएगा हमेशा। ठीक है, आप देख लीजिए, 2, 3, 4, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 तियाँ 6, 6 से 6 कट जाएगा, 4 बचेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 31, 32, 33 ले लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 16। ठीक है, पूरा का पूरा कट गया, 6 कुछ नहीं बचा तो नहीं है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसका मतलब कि वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। कौन, 3 जो क्रमागत लगातार आने वाली 3 नंबर जो है उनका अगर हम गुणनफल करें तो वो हमेशा 6 से कटेगा। ठीक है, अगला क्या है, 6 लगातार सम अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या क्या होगी, हमेशा 7, 11 और 13 से डिवाइड होगी। नोट कर लीजिए इसको, अच्छी अच्छी एकदम पॉइंट वाली बातें हैं,
जो आपको नंबर दे के जाएंगी, ठीक है। 6 लगातार समान अंकों से बनने वाली संख्या सदैव 7, 11, 13 से डिवाइड होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही आपको करना क्या है, जिस जिस ग्रुप में हैं आप, वहां इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाए या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप फोटो देना चाहते हैं, तो आप हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम गुरुजी, ठीक है, एग्ज़ाम गुरु जी टीम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, या फिर जो मेरा एग्ज़ाम गुरु जी पे मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरु जी, ये मेरी आईडी है, वहाँ पर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 8448941215, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी जल्द कोशिश है कि जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएं। जल्दी वो मॉक टेस्ट आने वाले हैं। मॉक टेस्ट कंप्लीट हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब फिनिशिंग मोड पे।